नमस्कार मित्रों। अपने फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल तर्कश पर, जो कि उसका नया नया नामकरण हुआ है, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आए दिनों हम न्यूज़ में लगातार देख रहे हैं, जितना हम भयभीत है कोरोना महामारी से, उतने ही भयभीत है हजारों लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां जाने से, देश और दुनिया के समक्ष पैदा हुए आर्थिक संकट से। ये आर्थिक संकट किस प्रकार का है, लोगों की नौकरियों को क्या खतरा है, ये मजदूर जो दिल्ली से और महानगरों से अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं, ये मजदूर क्या वापस लौटेंगे अपने गांव जाकर? ये किस तरह के रोजगार की तलाश करेंगे, अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार है, जिनसे हमने अर्थशास्त्र की कुछ बुनियादी बातों को सीखा और समझा है और लगातार सीखते रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से हम उनसे सीधे नहीं जुड़ पा रहे, तो हमने सोचा कि फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आपके समक्ष हम प्रोफेसर अरुण कुमार को लाएं और उनसे इस महामारी के दौरान पैदा हुए आर्थिक हालात की जानकारी प्राप्त करें, इसके प्रति एक समझ बनाएं। तो मैं आपके साथ जोड़ता हूं प्रोफेसर अरुण कुमार को। हेलो प्रोफेसर अरुण कुमार जी, हेलो, आपका स्वागत है मेरे साथ इस लाइव प्रोग्राम में, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना महामारी की वजह से देश और दुनिया पर क्या असर पड़ा है, खास तौर पर आर्थिक दृष्टि से देखें का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो प्रोफेसर अरुण कुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आवाज में कोई दिक्कत है सर? आप अपना एक बार माइक चेक करिए, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, एक बार माइक हटा के देखिए सर। सुनाई नहीं पड़ रहा कुछ। एक बार माइक हटा के देखिए आप। आवाज कटी हुई है। माइक हटा के देखिए सर। हेलो आप मुझे सुन पा रहे हैं हेलो सर? हेलो, प्रोफेसर अरुण आपको कुमार सुनाई पड़ रहा है? सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। हेलो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही। मित्रों, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपको आवाज सुनाई आ रही पड़ रहा है? अच्छा, ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। तो पहले तो मैं तर्कश का धन्यवाद देता हूँ और गंगा साहेब मीना को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है टॉक। नमस्कार मित्रों, हमने अभी कुछ देर पहले लाइव शुरू किया प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ में, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से लाइव बीच में बाधित हुआ। आपस में आवाज़ का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था और साथ में वीडियो में भी कुछ दिक्कत आई। हम फिर से प्रोफेसर अरुण कुमार को हमारे साथ जोड़ रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना महामारी एक हेल्थ इमरजेंसी, एक हेल्थ क्राइसिस के साथ साथ एक इकोनॉमिक क्राइसिस लेकर के आई है। मैं जोड़ता हूं प्रोफेसर अरुण कुमार को हमारे साथ। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप अपनी बात जारी रखिए। हम कोशिश करेंगे कि इस बार ठीक ढंग से सारी चीजें हों। जी सर, आप सुन पा रहे हैं अभी? जी हाँ हाँ, धन्यवाद। तो मैं दोबारा शुरू करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो लॉकडाउन है, इससे ये नहीं कि मतलब डिजीज क्योर हो जाएगा, लेकिन इससे समय मिल जाता है। समय इसलिए मिलता है कि हमें मेडिकल तैयारी करनी है और हमें अपना जो टेस्टिंग है उसको रैंप अप करना है, और ये इतना ना बढ़ जाए कि हमारे मेडिकल सिस्टम को ओवरवेल्म कर दे। तो इसमें अगर आप देखें तो एक चीज़ कहते हैं उसको एपेक्स। एपेक्स का मतलब है कि आप का कितना पीक पहुंच रहा है। वो पीक जो है वो आपके मेडिकल सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है उससे कम होना चाहिए, तो तभी वो मेडिकल सिस्टम कोप कर पाएगा, नहीं तो वो ओवरवेल्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ
कि लॉकडाउन जो है उसमें लोग निकल नहीं सकते और एक दूसरे से मिक्स नहीं कर सकते हैं। और जो गरीब आदमी है वो क्योंकि काम पे नहीं जा सकता, तो वो अपना जो आमदनी है वो खो देता है और उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका सामान मुहैया करा सके। तो इसलिए जो गरीब आदमी है वो बहुत ही परेशानी में आ जाता है क्योंकि उसकी आमदनी खत्म हो जाती है, उसके दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि कहीं हम मर ना जाएं, तो वो चाहता है कि हम गांव चले जाएं वापस। और इसीलिए आपने देखा कि लोग इस समय 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, सामान सिर पे रखे, बच्चे को गोद में उठाए और बिना खाना पिया उपलब्ध हुए। तो वो कहते हैं कि ये तो अच्छा है कि अगर हमें मरना है तो हम घर में जाके सबके साथ ही रहें, ना कि हम दूर दराज पड़े रहें। और ये लोग वापस शायद ना भी आएं क्योंकि इस समय एक बहुत दहशत की स्थिति है। और इसीलिए आपने देखा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में डिमांड वर्क की बहुत तेजी से बढ़ी है। जैसे कि आपने देखा कि राजस्थान में 10 गुना डिमांड बढ़ गई 14 अप्रैल के बाद और महाराष्ट्र में 2.5 गुना बढ़ गई है। तो इसलिए ये सारा जो है ये बहुत ही एक कठिन परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं। तो ये जो लॉकडाउन है इसको इम्प्लीमेंट करना हमारे देश में बहुत ही कठिन है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही कंजेस्टेड कंडीशन में लोग रहते हैं और उनके पास पानी भी नहीं होता है हाथ वाथ धोने के लिए, जबकि वो दोनों ज़रूरी है। तो लॉकडाउन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो हमको डीकंजेस्ट करना पड़ेगा अपने जो स्लम एरियाज हैं और जहाँ पे लोग कंजेस्टेड कंडीशन में रहते हैं। तो उसके लिए स्कूलों का इस्तेमाल होना चाहिए, हॉल का इस्तेमाल होना चाहिए, खाली ग्राउंड में टेंट वगैरह लगा के वहाँ पे उनको रखना चाहिए। पर ये सब अगर नहीं किया तो फिर लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा ये है कि उनको जहाँ पे हैं वहीं पे खाना पीना और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए, नहीं तो फिर लॉकडाउन में वो लोग बाहर निकलेंगे तो लॉकडाउन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए मेरा मानना है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन पूरी तरह से सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि लोगों को परेशानी बहुत आई है, बहुत लोग इधर उधर जा रहे हैं परेशानी में, और इसलिए जो आइसोलेशन की जो बात है वो हो नहीं पाई है। अब ये समझना होगा कि ये सब ऐसा हो क्यों रहा है। तो एक आजकल की जो मॉडर्न डे इकोनॉमी होती है उसमें ज़बरदस्त डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। गांव की जो जिंदगी भी है उसमें अब सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है क्योंकि लोग बाहर से उर्वरक खरीदते हैं, पेस्टिसाइड खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, तरह तरह के इम्प्लीमेंट्स खरीदते हैं। तो हम लोग सब मार्केट में जो भी उत्पादन करते हैं उसको एक्सचेंज करते हैं और वहीं से हम आमदनी कमाते हैं। तो इसलिए सेल्फ सफिशिएंसी एक तरह से खत्म हो गई है समाज में, और सेल्फ सफिशिएंसी खत्म होने से हमें निर्भर करना पड़ता है दूसरे लोगों पे। तो जैसे कि हमारे अगर आप देखें तो हम लोग जब घर में किसी को रखते हैं काम के लिए तो उसको तनख्वाह देते हैं, पर वो हमारा लेबर उसके लेबर से एक्सचेंज होता है। अगर हम अपना घर का काम खुद ही करेंगे तो फिर वो एक्सचेंज मार्केट में नहीं होता है। तो हम लोग कोई रॉबिन्सन क्रूसो तो है नहीं कि हम सारा काम अपने आप कर लेते हैं। तो इसलिए आज दुनिया में सब तरह का कैपिटल है जिससे तरह तरह चीज़ों का उत्पादन हो सकता है। तो जब लॉकडाउन हुआ तो होता क्या है कि जो सप्लाई चेन टूट जाती है और जो प्रोडक्शन है वो जो रुक जाता है तो चीज़ें मिलना ख़त्म हो जाता है और उसी से एक क्राइसिस हो जाता है। लेकिन उत्पादन जो आज की जो मॉडर्न डे इकोनॉमी है उसमें बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्शन होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होते हैं, बड़े बड़े वो होते हैं, बल्कि अनाज के भी जो है भंडार कहीं कहीं होते हैं। उत्पादन जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ज़्यादा होता है और वहाँ से बाकी सब जगह जाता है। तो इसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए होता है, ट्रेड चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, और बल्कि यहाँ तक कहें कि ग्लोबल सप्लाई चेन हो जाती हैं। और चीन एक सेंटर हो गया था इस सप्लाई चेन के हब का। तो जैसे ही चीन में परेशानी आई तो उससे सारी दुनिया में परेशानी आ गई। लेकिन अभी जब लॉकडाउन हो गया है तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन एकदम ठप हो गया, सप्लाई चेन ठप हो गई और उसी से सारी परेशानी आ गई कि लोगों को चीज़ें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। अब अगर हम उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें इन्वेंट्री चाहिए होती है, कुछ जो इनपुट हैं वो चाहिए होते हैं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो जो हम जो स्टॉक होल्डिंग करते हैं। तो इन्वेंट्री तो तभी हम रख सकते हैं जब हम जो वर्किंग कैपिटल हम बैंक से लें। तो बैंक जो पैसा देता है जिससे वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल से हम तनख्वाह देते हैं, वर्किंग कैपिटल से हम जो अपने इनपुट्स हैं वो खरीदते हैं, और जब माल पैदा करते हैं तो वो माल हम अपना होल्ड करते हैं। तो यानी कि ये जो उत्पादन है इसमें काफ़ी बड़ा खर्चा आता है, जिसको वर्किंग कैपिटल जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो खर्चा होता है। तो लॉकडाउन में दो चीज़ें हुई, एक तो जो वर्कर्स हैं वो जा नहीं सकते, हालांकि मशीन है, दफ्तर हैं, पर वो वहाँ जा नहीं सकते, और दूसरा जो इनपुट है उसका डिस्ट्रप्शन हो जाता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन एकदम से रुक जाता है। तो वर्कर भी और कैपिटल है ना,
दोनों ही जो परेशानी में आ जाते हैं और उसकी वजह से परेशानी और बढ़ जाती है। तो इस समय अगर आप देखें तो हमारे देश में कई तरह का उत्पादन होता है, कुछ लार्ज स्केल में होता है, कुछ मीडियम स्केल में होता है, स्मॉल स्केल में होता है और फिर कॉटेज सेक्टर में होता है। और सब जगह वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। और ये वर्किंग कैपिटल के अलावा बिजनेस जो होता है वो लोन लेता है बैंक से अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, दफ्तर शुरू करने के लिए। यानी कि कुल मिला के जो हमारा बिजनेस होता है आज की दुनिया में, उसमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, उसमें कैपिटल चाहिए जो अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए। तो इसलिए बहुत सारा जो है वो हमारा जो उत्पादन है वो निर्भर करता है कि बैंक से हम क्रेडिट लें। तो क्रेडिट पे ही सारी जो बिजनेस चलता है। पर जब क्रेडिट लेते हैं तो फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जब इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो उसके लिए हमें अपना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है सेल करके। जब चीज़ों को बेचते हैं या जो डॉक्टर है वो अपनी जो सर्विस बेचता है तो फिर जो उसको आमदनी होती है उसी से वो इंटरेस्ट पे करता है। लेकिन अगर हमारा सेल रुक गया, हम कुछ बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि सारा लॉकडाउन हो गया है, तो जो लोन है उसका रीपेमेंट भी मुश्किल हो जाता है और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी हम नहीं कर पाते हैं बैंक को। तो इसलिए ये बहुत ही बड़े एक परेशानी का दौर आ जाता है। तो उस समय क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल जो होता है वो एकदम से खत्म होने लगता है, और जो कंपनियां हैं, जो बिजनेस हैं, उनका जो लॉस है वो बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है कि सारा बिजनेस जो है वो एक तरह से फेल करने लगता है। अब जो जो हेल्दी कंपनीज हैं जिनके पास रिजर्व ज़्यादा हैं वो तो अपना जो रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वहाँ पे भी आप देखें तो उनकी जो सेविंग है पास्ट में जो रिजर्व होती है वो ख़त्म होने लगती है। और जो कमज़ोर कंपनियां हैं या छोटे छोटे यूनिट हैं, कॉटेज सेक्टर के हैं, उनके पास तो रिजर्व होता नहीं है या ज़्यादा नहीं होता। वो तो जो भी ये पैसा अपना जो कमाते हैं उसी से काम चलाते हैं, पर वहाँ पे भी डिस सेविंग होती है और वहाँ पे फिर एकदम से परेशानी का दौर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उनके पास सेविंग नहीं होती है। बैंकों में भी परेशानी जो हो जाती है क्योंकि बैंकों के पास जो डिपॉजिट होता है वो किसी की सेविंग है, जिसने उसको डिपॉजिट किया है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया तो उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उनका जो लोन है वो नहीं वापस आ रहा है। तो इसकी वजह से बैंकों में भी एक परेशानी आ जाती है और वहाँ पे भी डिस सेविंग होती है। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था में बहुत ज़बरदस्त एक तरह से कहना चाहिए कि डिस सेविंग चलती रहती है। फिर अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट जो है अर्थव्यवस्था में वो एकदम से खत्म होने लगता है। वर्किंग कैपिटल भी एक इन्वेस्टमेंट होता है और वर्किंग कैपिटल के बिना हम जो प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जहां वर्किंग कैपिटल खत्म होने लगता है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट कम होने लगता है, और जब ये इन्वेस्टमेंट कम होता है तो फिर रेट ऑफ ग्रोथ जो अर्थव्यवस्था की वो कम हो जाती है और डिमांड जो है इन्वेस्टमेंट कम होने से वो कम हो जाती है। और जो हमारा जो डिमांड जैसे कम होती है तो उससे फिर रोजगार भी कम होता है। जब रोजगार कम होता है तो और भी फिर परेशानी आ जाती है, डिमांड और कम हो जाती है और एक विशेष साइकिल बन जाती है जिसमें कि डिमांड भी कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है, लोगों की परेशानी बढ़ती जाती है। और फिर अगर आप देखें तो हम हर व्यक्ति जो कमाता है उसमें से पहले खपत करता है, वो जो बाकी उसका बचता है वो सेविंग होती है। और जब आमदनी ही खत्म हो गई तो सेविंग भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए आज सब हमारे अर्थव्यवस्था में, जैसे मैंने पहले कहा, कि डिस सेव कर रहे हैं, यानी कि सेविंग्स को जो पहले की सेविंग थी उसी में से काम चल रहा है। लेकिन गरीब आदमी के पास तो सेविंग ही नहीं होती है, तो इसलिए उसकी जो परेशानी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की परेशानी से और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह है कि हमारे जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो जब अपनी नीतियां जो लगा रहा है जोर शोर से, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। उसने इंटरेस्ट रेट बेहद घटा दिया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट घटाने से तो फायदा तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा। जब इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होना का मतलब है कि जो इस समय कोई जो उत्पादन ही जो कम हो गया है तो इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे। और इन्वेस्टमेंट अगर नहीं हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट कटौती में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये देखें कि आरबीआई ने लिक्विडिटी बहुत मार्केट में डाली है, लेकिन वो लिक्विडिटी भी तभी जब बिजनेस उठाएंगे जब उनका उत्पादन होगा। इसलिए आप देखिए कि बैंक हैं इस समय 7 लाख करोड़ रोज जो डिपॉजिट कर देते हैं आरबीआई में। आरबीआई रिवर्स रिपो रेट काटता रहता है जिससे कि बैंक जो लोन दे दे लोगों को और उत्पादन दोबारा शुरू हो। लेकिन बैंक कह रहे हैं कि जब लोग आ ही नहीं रहे हैं हमारे लोन के लिए तो हम क्या करें, तो कम से कम हम जो आरबीआई में डिपॉजिट कर देते हैं तो उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है। अब इसके बाद देखें तो ये असंगठित क्षेत्र जो है वो बहुत ही परेशानी में आ गया है इस सब की वजह से। असंगठित क्षेत्र में गरीब लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत कम होती है और उनकी कोई सेविंग नहीं होती है, बचत उनकी बहुत कम होती है। तो जब आमदनी कम हो गई, कंजम्पशन चलता रहेगा तो फिर कंजम्पशन कैसे करेंगे, वो कंजम्पशन बहुत तेजी से गिर जाता है।
और इसीलिए रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है शहरों से गांव में। उनको लगता है कि कम से कम गांव में खाने पीने की वस्तुएं तो उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये जो वजह है इसके पीछे कि हमारा जो अनइवन डेवलपमेंट का मॉडल है कैपिटलिज्म का, वो लोगों को माइग्रेट करने के लिए फोर्स करता है, और वही आज परेशानी का दौर बना हुआ है। जो हमारा कॉटेज सेक्टर है, जहाँ पे कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहाँ पे सेविंग्स पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। और ये जो माइक्रो यूनिट्स हैं, कॉटेज सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर है, उसमें बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं, जैसे कि रेहड़ी पट्टी वाले आते हैं, जो नाई है, मोची है, ये सब आते हैं। उन सब की इस समय सेविंग खत्म हो गई है, और इसलिए उनके पास कंजम्पशन के लिए कुछ बचा नहीं है, और इसीलिए भुखमरी बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो संघर्ष क्षेत्र वाले हैं वो बेहतर स्थिति में हैं। संघर्ष क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों की छटनी हो गई है, वहाँ पे तनख्वाह नहीं मिल रही है, और उससे वहाँ पे जो आमदनी है वो कम हो गई है। तो अभी वो जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो सिर्फ एसेंशियल्स का कंजम्पशन हो रहा है, और वहाँ पे भी डिस सेविंग बड़ी मात्रा में चल रही है। इसका असर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं, उनकी सेविंग्स पे बहुत बड़ा असर पड़ा है कि वहाँ पे इनको जिंदा अपने जिंदगी चलाते थे, वो काफी हद तक उस पर असर पड़ा है। तो ये जो छोटे इन्वेस्टर थे हमारी अर्थव्यवस्था में, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला था, म्यूचुअल फंड में डाला था, इक्विटी में डाला था, वहाँ पे तो ऑलरेडी 20-25% का लॉस हो चुका है जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, और मुझे लगता है कि ये लॉस और बढ़ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ इफेक्ट। वेल्थ इफेक्ट का मतलब है कि जब हमारे पास, हमें लगता है कि हमारी वेल्थ कम हो गई है, तो हम एक्सपेंडिचर को काट देते हैं। और ये वेल्थ इफेक्ट सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही नहीं है, रियल एस्टेट मार्केट से भी वेल्थ इफेक्ट होगा, क्योंकि इस समय जैसे से बिजनेस फेल करेंगे तो वो प्रॉपर्टी मार्केट में आएगी, और मार्केट में कोई खरीदार नहीं होगा तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी गिरेंगे। तो वेल्थ, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो, चाहे वो रियल एस्टेट की हो, दोनों वेल्थ गिरेंगे, और वेल्थ इफेक्ट से फिर हमारा कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट और गिर जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि बिजनेस फेलियर इस समय बहुत बड़ी मात्रा में होगा, तो उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो कंपनियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा बोरोइंग करते हैं अपने इक्विटी के कंपैरिजन में। तो अगर बोरोइंग आपका बहुत हाई होगा तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा होगा, और ये खासकर जो फाइनेंशियल सेक्टर की फर्म्स होती हैं वो ऐसा करती हैं कि उनका इक्विटी कम होता है और बोरोइंग ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो फेल करने लगते हैं। जो चाहे फाइनेंशियल सेक्टर की फर्म्स हो, वो चाहे जो मेन स्ट्रीट की फर्म्स हो, वो दोनों फेल करने लगते हैं जब वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते हैं और लोन नहीं चुका पाते हैं। इसलिए आपने देखा सरकार ने 3 महीने का मॉरेटोरियम दिया है कि वो अगर इंटरेस्ट अभी नहीं पे कर पा रहे हैं तो 3 महीने बाद कर सकते हैं। तो ये जो हो रहा है उससे क्या समस्या ये आ रही है कि बैंकों में भी एक समस्या आ गई है। जैसे मैंने पहले कहा था कि बैंकों में अगर वापस लोन नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा, तो फिर और ज़्यादा परेशानी का दौर हो जाएगा। और जब दोबारा बिजनेस रीस्टार्ट होगा उस समय बैंक बहुत घबराएंगे। वो जो कंपनियां फेल हो रही हैं उनको लोन देने से घबराएंगे कि कहीं उनका एनपीए और ना बढ़ जाए। तो इसलिए जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास रिजर्व ज़्यादा हैं वही सर्वाइव करेंगी। जो छोटी कंपनियां हैं जिनके पास रिजर्व कम है, या जो बड़ी कंपनियां जिनके पास रिजर्व बहुत कम है क्योंकि उनका ऑलरेडी परेशानी के दौर से गुजर रहे थे, वो सारे बिजनेस मुझे लगता है काफ़ी बड़ी मात्रा में फेल करेंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या असर उसका पड़ेगा अर्थव्यवस्था में। अब आप कृषि को देखिए। कृषि एक प्राइमरी सेक्टर है, और वो कृषि है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्री है, लॉगिंग है, फिशिंग है, ये तो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब इनकम कम हो गई तो डिमांड भी कम हो जाती है। तो हमारे जो असंगठित क्षेत्र है जहाँ पे 94% लोग काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में 6% लोग काम करते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर की आमदनी बहुत घट गई है या ख़त्म हो गई है। तो इसलिए डिमांड कम हो गई है। तो कृषि में भी जो उत्पादन है उसके ऊपर उसका असर पड़ा है। और वैसे भी माल जो कृषि से निकल के बाहर शहरों में नहीं आ पा रहा था क्योंकि ट्रेड रुका हुआ था, ट्रांसपोर्ट रुका हुआ था। तो बहुत सारी खबरें हैं कि जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो खेतों में ही सड़ रहे थे क्योंकि उनको वहाँ से निकाल के शहरों में नहीं लाया जा रहा था। तो इसलिए इस समय दाम जो हैं गाँव में वो क्रैश कर गए हैं। मैंने सुना है कि जो फूड ग्रेन्स हैं जो इस समय निकल भी रहे हैं, जो कच्चे अड़तिया वगैरह वहाँ से निकाल भी रहे हैं, पर पैसा बहुत कम दे रहे हैं। तो किसानों की आमदनी बहुत बड़े लेवल पे कम हो गई है। इसका समाधान हमें निकालना पड़ेगा। और ये देखें तो एक एक्सटेंडेड प्रोक्योरमेंट और एक्सटेंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की इस समय ज़रूरत है, जिससे कि सरकार वहाँ से जो भी उत्पादन हो रहा है गाँव में वो लेके शहरों में बांटे। तभी जाके दोनों की समस्या हल होगी कि वहाँ पे माल बिकेगा, उनको जो किसानों को दाम मिलेगा, और शहरों में जहाँ पे की जो कमी है
जहाँ पे गरीब आदमी के पास खाने पीने की वस्तु नहीं है, वो जो है उसको कुछ सामान मिलेगा तो उसको राहत मिलेगी और उसकी ज़िंदगी चलती रहेगी। अगर ये नहीं हुआ कि एक्सटेंडेड प्रोक्योरमेंट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो फिर देखेंगे कि ये बहुत बड़ी समस्या हमारे कृषि में भी रहेगी, हमारे शहरों में भी रहेगी। फिर अगर आप देखें तो रिकवरी कैसे होगी, ये जो आगे आने वाला समय है उसमें क्या होगा। जैसे जैसे आप देखें कि ये लॉकडाउन कम होगा तो हमारे यहाँ टेस्टिंग कैपेबिलिटी कम है, तो ये दिखेगा कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जैसे आपने देखा पिछले 3-4 दिनों में कि 2500-3000 लोगों को अतिरिक्त ये हो रहा है, जबकि उससे पहले 1500-1000 लोगों को ही हो रहा था। और दूसरा डर ये है कि दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि ये एक सेकेंड राउंड होता है। जैसे स्पेनिश फ्लू जब हुआ था 1918 से 1920 के बीच में, तो सेकेंड राउंड में ज़्यादा लोग मरे थे। तो इसके डर की वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस समय काम पे नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग गांव से शहर में नहीं आएंगे, और जो खासकर जो जिनके पास पैसा है भी, वो बहुत सारे आइटम्स खरीदेंगे नहीं। जैसे कि एक मेरे मित्र हैं जो अमीर हैं, उन्होंने कहा कि मैं पहले सोच रहा था कि मैं एक और कार खरीदूंगा, पर लेकिन इस समय तो इतनी अनिश्चितता की स्थिति है कि मैं और कार नहीं खरीदने की सोच रहा हूँ। एक और हमारे मित्र कह रहे थे कि देखो लॉकडाउन के पहले हम रोज मॉल जाते थे, जगह जगह रेस्टोरेंट वगैरह जाते थे, अब लगता है कि जाने की जरूरत ही क्या है। तो कंज्यूमर सेंटिमेंट बहुत बुरी तरह गिर गया है, डर की भी वजह है और लोगों की जो आमदनी कम है उसकी वजह से भी है, और जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत गिर गई है, तो इससे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि तुरंत जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी बहुत धीरे धीरे होगी। अगर तुरंत रिकवरी होती है तो उसको हम बोलते हैं वी शेप रिकवरी, लेकिन जब धीरे धीरे रिकवरी होती है तो उसको हम यू शेप रिकवरी बोलते हैं। और क्योंकि बैंकों की हालत भी इस समय बहुत खस्ता है, तो वर्किंग कैपिटल उपलब्ध नहीं होगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मेरा मानना है कि बहुत धीरे धीरे ही ये रिकवरी होगी। तो इस समय रेट ऑफ ग्रोथ हमारी अर्थव्यवस्था का क्या है? मेरा मानना है कि इस समय 25% से ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है। कृषि में मान लीजिए उत्पादन हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में और उत्पादन हो रहा है, जैसे मेडिसिन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पर बाकी तो सब ज़्यादा कुछ बंद ही है। तो इसलिए इस समय हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो -75% है। जो जीडीपी है वो गिर रहा है, 75% गिर गया है, और जैसे से रिकवरी होगी तो धीरे धीरे उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन मेरा मानना है ये 1 साल से ज़्यादा लगेगा इस रिकवरी में। लेकिन फिर भी अगर हम ये मान लें कि 1 साल में हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हम जनवरी 2020 में थे, तो इस साल हमारा रेट ऑफ ग्रोथ -37.5% होगा और करीब 70 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। 200 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था गिर के 130 लाख करोड़ रुपए रह जाएगी। तो ये जो इतना गिरावट है उसमें जो आमदनी सबकी, वर्कर्स की, बिजनेसेस की, सबकी आमदनी बहुत बुरी तरह से गिरेगी। और अगर हमें इससे जूझना है तो हमें अपने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, उसको एकदम से तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, और गवर्नेंस को बहुत टाइट रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर करप्शन वैसे ही चलता रहा जैसे पहले था तो जो हमारा रिकवरी है वो और ज़्यादा स्लो डाउन कर जाएगी। अब सवाल उठता है कि सरकार के पास साधन कहाँ से आएंगे, क्योंकि साधन तो आते हैं जब टैक्स कलेक्शन होता है, लेकिन उत्पादन अगर नहीं होगा और कंजम्पशन नहीं होगा तो जब फिर टैक्स कलेक्शन भी गिर जाएगा। तो मेरा मानना है कि जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो जीएसटी में उन चीज़ों से ज़्यादा आता है जिनको सिन गुड बोलते हैं या लग्जरी आइटम बोलते हैं। अब उनका तो उत्पादन हो ही नहीं रहा या उनकी जो डिमांड नहीं है, तो वो बहुत बुरी तरह से गिर जाएगा। उसी तरह जो कंपनियां हैं वो लॉस पे जा रही हैं, तो कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्शन गिर जाएगा। लोगों की आमदनी कम है तो इनकम टैक्स कलेक्शन गिर जाएगा। तो जो हमारा टैक्स कलेक्शन था 16% जीडीपी का पिछले साल, वो महज 8% रह जाएगा। लेकिन 8% उसका जो कि 130 लाख करोड़ रुपए का, 200 लाख करोड़ रुपए का नहीं। तो पिछले साल हमने टैक्स कलेक्शन करीब 32 लाख करोड़ किया था, वो गिर के इस समय 10.5 लाख करोड़ रुपए करीब रह जाएगा, यानी 22 लाख करोड़ रुपया टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। तो इतना टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें गरीब आदमी को सपोर्ट देना है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, बाकी चीज़ें हैं। तो इस समय जो स्थिति है, इतना टैक्स कलेक्शन कम होने पे तो सरकार के जो अहम खर्चे हैं वो भी इस समय हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सैलरीज में कट करना पड़ेगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर कट करना पड़ेगा, ट्रैवल्स, मीटिंग्स, ये सब एक तरह से जैसे युद्ध में होता है उसी तरह से हमें करना पड़ेगा। तो आज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप ये देखिए कि पहले ही हमारा फिस्कल डेफिसिट 10% जीडीपी का चल रहा था पिछले साल, लेकिन अब जीडीपी गिर गया है हमारा तो 15.5% हो गया, और क्योंकि हमारा टैक्स कलेक्शन गिर गया है तो वो 17% और बढ़ जाएगा, तो 32% हो जाएगा। उसके ऊपर अगर हमें आधी जनता को
वर्ल्ड बैंक की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन का $1.9 का आधा देना है, ₹75 प्रति डॉलर पे, तो 14% जीडीपी और हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा फिस्कल डेफिसिट करीब 45% की रफ्तार से चलेगा अगर हम अपने खर्चे नहीं काटेंगे। तो मेरा मानना है कि इस समय संसाधन की बहुत कमी है देश में, स्टेट्स के पास पैसा नहीं है, सेंटर के पास पैसा नहीं है, सैलरी देने तक के लिए महाराष्ट्र वगैरह में सैलरी नहीं दी जा रही है, और बाकी जो खर्चे हैं वो काटे जा रहे हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट काटा जा रहा है। तो इसलिए इस समय सिर्फ हमारे पास एक सर्वाइवल पैकेज के लिए पैसा रहेगा, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं रहेगा। तो युद्ध स्तर पे हमें बजट को दोबारा बनाना पड़ेगा। जो पिछले साल का बजट था वो कामयाब नहीं होगा, उससे हम अपना देश नहीं चला सकते। और सर्वाइवल पैकेज का मतलब है कि जो गरीब आदमी है उसको खाना पीना मिलता रहे, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ती रहे, और जो हमारा बिजनेस है वो फेल न करे। खासकर जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, अगर वो फेल करेंगे तो फिर जो दोबारा अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आएगी। तो मैं अब अपने समय काफ़ी हो गया है, मैं कंक्लूड करता हूँ कि इस समय सब जगह मशीनरी है, फैक्ट्री हैं, दफ्तर हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है क्योंकि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के बाद डिमांड खत्म हो गई है। गरीब और जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि उनकी सेविंग्स खत्म हो गई है, और एक एक्सपैंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए जिससे कि उनको रोज़मर्रा की चीज़ें, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो मुहैया कराई जा सकें। और ये संभव है क्योंकि इस समय बहुत बड़ी मात्रा में हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो रुका हुआ है, बसें खाली हैं, ट्रक्स हैं, इनसे सामान हम गांव से लेके शहरों में सप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि गांव की स्थिति भी ठीक रहे, शहर की भी स्थिति ठीक रहे। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत तेज़ी से हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर सेकेंड राउंड हुआ तो वो एकदम से परेशानी आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि अगर 2% लोग भी हम उनको चाहिए होगा ये क्या बोलते हैं वेंटिलेटर वगैरह, तो कई करोड़ हमें चाहिए, जबकि हमारे पास कुल 75,000 ही वेंटिलेटर हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए मेरा सुझाव है कि जो हमारे हॉल हैं, स्कूल हैं, हॉस्टल्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ पे हमको व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर ये परेशानी तेज़ी से बढ़ती है तो वहाँ पे हम तुरंत हॉस्पिटल का सेटअप करें। डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है, तो हमें हो सकता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं हमारे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उनको एक क्रैश कोर्स देना पड़े जिससे कि वो भी मदद कर सकें इस समय। और जो नर्सेज हैं जो इस समय पढ़ाई कर रही हैं उनकी भी शायद मदद देने की ज़रूरत पड़े। और चूँकि हमारे सरकार की जो रिसोर्स पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, तो इसलिए हम सिवा सर्वाइवल पैकेज के इस समय कोई स्टिमुलस नहीं दे सकते हैं। स्टिमुलस तो तभी कामयाब होगा जबकि अर्थव्यवस्था दोबारा शुरू होगी। अर्थव्यवस्था दोबारा शुरू नहीं होगी तो स्टिमुलस इस समय बेकार होगा। तो मेरा मानना है कि कुल मिला के कि इस समय बहुत ज़्यादा समस्या है, और वो समस्या इसलिए है क्योंकि हमारा अनइवन डेवलपमेंट रहा है। खाई बहुत बड़ी रही है अमीर और गरीब की। गरीब की जो परेशानी है वो एक अनसिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस की परेशानी रही है, और अमीर बहुत अमीर हो गया। इसलिए मेरा मानना है कि आने वाले समय में एक बेसिक रीथिंक होगा कि डेवलपमेंट पैराडाइम हमारा क्या हो, और इसका असर होगा ट्रेड पे, इसका असर होगा वैश्वीकरण पे, हमारे पर्यावरण पे, ट्रैवल पे, और बाकी सब चीज़ों पे। यानी कि आज की स्थिति जो है उससे पहले निपट लें, फिर इन चीज़ों की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद आपका सुनने के लिए। सर, बहुत बारीकी से आपने एक एक बात को समझाया है, और हमारे काफ़ी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि वो काफ़ी समय से ये जानना चाहते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है कोरोना संकट का। जो एक आम आदमी के नज़रिए से आप देखें, ये थोड़ा इकोनॉमिक गहराई की बातें हो गई। एक आम आदमी के नज़रिए से जो अपनी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी, जो बेरोजगार हैं, वो भयभीत है क्या हमारे लिए नौकरियां आ पाएंगी। जो किसान अपने फल और सब्जियां बेचने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सब्जियां और फल बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं, या छोटे मोटे व्यापारी के यहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा। किसी किसी की जो बैंक में छोटी इन्वेस्टमेंट है वो भी जानना चाहते हैं कि क्या बैंक एक सुरक्षित जगह है अब इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है। तो इस तरह के जो सवाल आम लोगों की तरफ से, आम हमारे साथियों की तरफ से आ रहे हैं, उन सवालों पर उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस समय जैसे मैंने कहा कि एक भयंकर स्थिति है, ये युद्ध से भी बदतर है, और जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे भी बदतर है। अर्थव्यवस्था में जैसे मैंने कहा कि करीब 35 से 40% की गिरावट इस समय
इस साल होगी। इस समय तो 75% की गिरावट है। तो इसलिए इस समय नौकरी भी जाएंगी, इस समय जो हमारा वेल्थ है, जैसे मैंने कहा कि वो भी बहुत कम होगा। जिसकी बैंक में सेविंग है वो तो शायद सुरक्षित रहे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन जो बाकी जो स्टॉक मार्केट में उनकी वेल्थ है, जो रियल एस्टेट में है, वो बहुत बुरी तरह गिरेगी। जो छोटे बिजनेस वगैरह हैं उन पे भारी असर होगा, क्योंकि इस समय डिमांड ही खत्म हो गई है। जो बिजनेस है वो अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, और वो मुझे लगता है क्योंकि इस समय कम से कम जो इस समय रिसेशन नहीं, इस समय डिप्रेशन है। डिप्रेशन में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाता है, डिमांड बहुत कम हो जाती है, और उससे निकलने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। तो इस समय मैं तो कह रहा था कि एक साल में अगर हुआ तो फिर -37.5% का ग्रोथ होगा। पर मेरा मानना है कि क्योंकि ये 3 से 5 साल तक लग सकता है, तो इसलिए बेरोजगारी भी बहुत रहेगी। और आप ये देखिए कि जो अर्थव्यवस्था उभर भी नहीं पाएगी बहुत तेजी से। और इसलिए जो आम आदमी है उसके सामने परेशानी बहुत ज्यादा रहेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक सर्वाइवल पैकेज की जरूरत है, जिसमें कि एसेंशियल चीजें सबको मुहैया होती रहें। कृषि है वो खुले दायरे में होता है, तो कृषि में उत्पादन हो। और कृषि में क्योंकि जो ट्रेडर है वो फायदा ना उठाए, तो सरकार को एक्सटेंडेड प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि वहां पे कृषि मतलब पब्लिक सेक्टर की बसेज हैं, बाकी ये और हैं, आर्मी की हैं, वहां से सामान उठाए और वो शहरों में फिर बांटे। तो इसके लिए रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज की बहुत कमी है। सबको अपनी जो तनख्वाह में कटौती होगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सबकी तनख्वाह कटेगी। क्योंकि इस समय जब अर्थव्यवस्था में 60-70% की गिरावट है, तो ये नहीं हो सकता कि कुछ लोगों की तनख्वाह वैसी ही रहे जैसे कि जो जनवरी 2020 में थी, और बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जिनकी जो आमदनी जो खत्म हो जाए और जिनको फिर स्टेट से सपोर्ट करना पड़े। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस समय आरबीआई से तो नोट प्रिंट कराएगी कराएगी, लेकिन और अपनी जो तनख्वाह वगैरह है, जो सब्सिडी है, उसमें भी कटौती होगी। सब्सिडी को जो सपोर्ट है गरीब आदमी के लिए उसमें मर्ज करना पड़ेगा, जिससे कि वहां पे कुछ साधन मिले। लेकिन फिर भी साधन की बहुत कमी रहेगी। जैसे मैंने कहा, जीएसटी कलेक्शन इस समय 10% भी नहीं है। तो 10% भी नहीं है तो मतलब कि इस समय तो तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और बाकी चीजें जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी है, जो इकोनॉमिक इमरजेंसी है, उसके लिए जो पैसा देना है वो तो कहीं से इस समय आ ही नहीं रहा है। और ये भी कुछ लोग कहते हैं कि शायद विदेश से हम पैसा ले पाए, पर विदेश से पैसा लेके क्या होगा? क्या वहां से हम सामान लाएंगे? क्योंकि इस समय तो सभी देशों में, बड़े बड़े देशों में वही समस्या है। तो इसलिए विदेश से भी पैसा लेके हमारे पास कुछ फायदा नहीं होगा। आईएमएफ भी कह रहा है कि पैसा हम देंगे, लेकिन आईएमएफ से पैसा लेके तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, उससे सामान तो नहीं आएगा। सामान तो हमें यहाँ उत्पादन करना है। तो यहाँ पे उत्पादन हम कैसे शुरू करें, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस फेल ना करें। जैसे मैंने कहा, उनका जो वर्किंग कैपिटल है जब वो एक बार खत्म हो जाता है तो फिर वो बिजनेस क्लोज हो जाता है। तो इसलिए ये जैसे कि लोन को अभी माफी है, इंटरेस्ट पेमेंट की माफी है, ये एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जो क्योंकि बैंक उससे फेल करेंगे तो बैंकों को जो सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे कि बैंक फेल ना करें। क्योंकि एक बार फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फेल करने लगा, बैंक फेल करने लगे, तो बिजनेस रिवाइव नहीं होगा। तो इसलिए मेरा जो मानना है कि इस समय बहुत बड़े लेवल पे सिर्फ हम सर्वाइवल कर सकते हैं कि बिजनेस ना फेल करे, आम आदमी को खाने पीने का मिलता रहे। रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में गांव में काम हो, उसी तरह एक शहर में काम होगा। इसका मैं 2 साल से कह रहा हूँ कि क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र वहां पे परेशानी तो 3 साल से चल रही है, जब से कि ये नोटबंदी हुई। तो तब से मैं कह रहा हूँ कि एक अर्बन रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की तरह अर्बन गारंटी स्कीम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे जो काम हो। तो उसके लिए भी सरकार को पैसा उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो मेरा मानना है कि अमीर आदमी से बोरो करना पड़ेगा, या क्योंकि अमीर आदमी की वेल्थ भी गिरेगी। बैंक हैं उनके पास 7 लाख करोड़ रुपए जो अतिरिक्त है, वहां से बोरो करना पड़ेगा। बॉन्ड फ्लोट करने पड़ेंगे, जिसमें कि अमीर आदमी सब्सक्राइब करे और जो बैंक है वो सब्सक्राइब करें। आरबीआई में बॉन्ड लेके पैसा लेना पड़ेगा, और फिर जो ये काम दोबारा शुरू करना पड़ेगा। डिमांड धीरे धीरे रिवाइव करेगी, एकदम से रिवाइव नहीं करेगी, तो परेशानी का दौर बना रहेगा काफी समय तक। सर, एक व्यावहारिक सवाल, पिछले कई दिनों से, करीब 1 हफ्ते से लगातार ये आ रहा है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, जो हम समाचार विश्लेषण सुन रहे हैं उसके माध्यम से, कि जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो अपने अधीन काम करने वालों को अप्रैल की तनख्वाह नहीं दे रहे, और वो प्रधानमंत्री को और सरकार को लिख रहे हैं कि आप हमें 3 महीने का कोई लोन दीजिए, या 3 महीने तक हमारी ये चीजें माफ करिए, तब हम सोच सकते हैं। मार्च का तो हमने सैलरी दे दिया, लेकिन अप्रैल का हम नहीं दे पाएंगे। तो उनके अधीन काम करने वाले लोगों के पास क्या रास्ता है, उनकी जिंदगी कैसे बचेगी, उन व्यापारियों के लिए क्या रास्ता है,
और जो दिहाड़ी पे काम करते हैं और जो शहरों से अब गांव की तरफ लौट चले, क्या गांव में उनके लिए संभावनाएं पैदा होंगी या वापस उनको शहरों की तरफ लौटना पड़ेगा अपना जीवन बचाने के लिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस समय एक सर्वाइवल पैकेज में सबको जो बुनियादी चीजें हैं वो उपलब्ध करानी पड़ेंगी। और इसलिए जो जैसे कि जो काम कर रहे थे छोटे छोटे उद्योगों वगैरह में, उनके पास क्योंकि आमदनी नहीं है तो खरीद नहीं पाएंगे, तो उनको सप्लाई करना। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो मतलब सड़क पे मतलब सामान बेचते हैं, छोटी छोटी दुकान चलाते हैं, उनको भी ये सप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि 50% लोग इस समय गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे। जो किसानी में है वहां पे तो अभी इतनी समस्या नहीं होगी, पर जो बाकी जो शहरों में है, जो बाकी जिनके पास खेत खलिहान नहीं है, उनकी समस्या होगी। अगर उनको हम वर्ल्ड बैंक की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन का आधा भी दें कि जिससे वो एसेंशियल चीजें उनको उपलब्ध हो, तो वो होता है $1.9 पर पर्सन पर डे। तो अगर उसका आधा हम दें तो $0.9 पर पर्सन पर डे दें और 75 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो आधी जनता को वो प्रोवाइड करने के लिए 18 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो 18 लाख करोड़ रुपए के ऊपर अगर आप जोड़ दें कि हेल्थ की इमरजेंसी है, वहां पे देना है, वर्किंग कैपिटल देना है, पर लेकिन ये कुछ सब्सिडी वगैरह मिक्स कर दें, तो भी आपको 15 से 18 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिए होगा ये सब देने के लिए। लेकिन आपका टैक्स कलेक्शन तो 32 लाख करोड़ रुपए से गिर के 10.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। तो साधन बहुत कम है, तो इसलिए बहुत ही फूक फूक के हमें कदम उठाना पड़ेगा। हमें कोई स्टिमुलस इस समय नहीं दे सकते कि हम बिजनेसमैन को कोई स्टिमुलस दें, पर वो सिंक ना करें, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है वो अभी ना पे करना पड़े, उनका जो लोन है वो अभी ना पे करना पड़े, उतना ही अभी किया जा सकता है। पर अभी उनको अतिरिक्त पैसा अगर हम देना शुरू कर दिया, तो फिर जो जब आधी जनता जो गरीबी की रेखा से नीचे चली गई है, उनको देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा। तो मेरा मानना है कि एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है, मतलब ये तो युद्ध से भी ज्यादा बदतर स्थिति है, जैसे मैंने पहले कहा। तो इस समय अगर हम सिर्फ सर्वाइवल पैकेज कर सकें तो हमारा समाज बच जाएगा। अगर सर्वाइवल पैकेज की जगह हम इधर उधर खर्चे करते रहे, तो वैसे ही जैसे मैंने कहा फिस्कल डेफिसिट, अगर हम कटौती नहीं करते तो फिस्कल डेफिसिट तो 50% जीडीपी का हो जाएगा। और फिस्कल डेफिसिट इतना हुआ तो समस्या आएगी कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। आरबीआई भी इतना पैसा नहीं निकाल सकता है कि वो जो 50% जीडीपी का पैसा निकाल दे। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस समय सरकार को एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। अभी जैसे कि बहुत बड़े बड़े विख्यात जो हमारे अर्थशास्त्री हैं बाहर विदेशों में, वो कह रहे हैं कि 65,000 करोड़ रुपए चाहिए या 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। वो तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। हमें तो चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें तो इस समय सिर्फ सर्वाइवल। लेकिन वो लोग सोच रहे हैं जैसे कि स्थिति जो जनवरी की थी वो दोबारा वापस आ जाएगी। वो स्थिति तो दोबारा सालों तक नहीं आएगी। तो इसलिए हमें बिल्कुल ही एक नए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए, जिसमें कि हम सोच सके कि आगे आने वाली स्थिति में किस प्रकार से हम समाज को बचाएंगे। क्योंकि उत्पादन तो दोबारा शुरू करने में बहुत समय लगेगा। अभी तो आप जैसे देखिए तो एयरलाइंस नहीं शुरू होंगी जल्दी से, आपके रेस्टोरेंट नहीं शुरू होंगे, होटल्स नहीं शुरू होंगे, बहुत तरह के जो आपके बिजनेसेस अभी शुरू नहीं हो पाएंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी डिमांड की भारी कमी है इस समय। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, जिसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हैं, वो नहीं शुरू हो पाएगा ठीक से। तो कुल मिला के बहुत बड़ी जो उत्पादन है वो अभी शुरू नहीं हो पाएगा, और इसलिए बेरोजगारी चलेगी। उनको जो सपोर्ट देना ज़रूरी है। तो इसलिए ये तो हमें अगले 2, 3, 4 साल का प्लान इस समय बना के चलना पड़ेगा। अगर वो प्लान हमने नहीं बनाया, हम सोचेंगे कि 2 महीने 3 महीने बाद रिकवरी हो जाएगी, तो वो होने वाली नहीं है। और फिर हम बिल्कुल ही गड़बड़ी में आ जाएंगे, क्योंकि जो अभी फिस्कल स्पेस है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अभी सिर्फ सर्वाइवल की बात है। सर्वाइवल हमारा होता रहे तो फिर बाद में हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, जैसे एक सुझाव आ रहा है कि रक्षा क्षेत्र में हम जितना खर्च करते हैं, अगर उसमें कुछ कटौती करें, हर क्षेत्र से कुछ कटौती करें, तो इसमें कुछ मदद मिल सकती है इस आर्थिक संकट से उबरने में। लेकिन हमारे वरिष्ठ साथी मनोज मेहर जी ने सवाल पूछा है, अगर रक्षा क्षेत्र में हम कटौती करेंगे तो क्या चीन या कोई और पड़ोसी मुल्क इस बात का फायदा नहीं उठा लेगा और भारत के ऊपर कोई हमले की योजना तो नहीं बना लेगा? एक और सवाल इसके साथ जोड़ दे रहा हूँ सर, कि जो सरकार ने अब तक प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को आप किस रूप में देखते हैं और क्या प्रयास सरकार की तरफ से किए जाने की जरूरत है? देखिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर तो काटना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। उसमें क्या है कि सबकी तनख्वाह कटेगी, वो आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, ब्यूरोक्रेसी के हों, टीचर के हों। क्योंकि जो स्थिति जनवरी 2020 में थी उससे बदतर है इस समय। तो जब करोड़ों लोग का जो नौकरी चली गई, उनकी आमदनी नहीं है, तो बाकी जो लोग हैं उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा।
तो सभी को इस समय सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और मेरा मानना है क्योंकि जो हम सिर्फ एसेंशियली कंज्यूम करेंगे, तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आमदनी की इस समय, तो हमें जो सर्वाइवल है तो इसलिए वो होगा। दूसरा ये कि चीन इसका फायदा उठाएगा। मेरा मानना है कि चीन की स्थिति बहुत ही खराब है इस समय। अभी वहां पे लोग कह रहे हैं कि उत्पादन शुरू हो रहा है, लेकिन वहां पे भी रेट ऑफ ग्रोथ पहले क्वार्टर का -7% हो गया था। हांगकांग में भी -7% हो गया था, और वो और गिरेगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां पे एक्सपोर्ट करते थे वहां पे डिमांड ही खत्म हो गई है। तो अर्थव्यवस्था सब चारों तरफ गिरेगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी गिरेगी, बाकी भी अर्थव्यवस्था गिरेगी। तो मेरा मानना है कि ऐसा कोई सोचना कि कोई हमला हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार के चीन की जो प्रयासों के दुनिया में बारे साख है, में मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं आ रहा हूँ। चीन की जो साख है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि आप देखिए साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपना जो बेड़ा डाल दिया है, क्योंकि साउथ चाइना सी में भी उनको थ्रेट लगती है। तो मेरा मानना है कि अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई युद्ध की स्थिति होगी या युद्ध हो जाए, तो हम अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं। लेकिन जो सरकार ने पैकेज दिया अभी तक, वो 1.7 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया है, वो बहुत ही अपर्याप्त है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आधी जनता को 6 महीने के लिए आपको सपोर्ट करना है वर्ल्ड बैंक की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के आधे लेवल पे, तो आपको 18 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो 1.7 लाख करोड़ रुपए से क्या होने वाला है, और वो भी तरह तरह की जो चीजों में बटा हुआ था। तो इसलिए अभी अगर हम अपना बजट रीड्रॉ करें, तो जो सरकार ने अभी तक किया है वो बहुत ही कम है। जो आरबीआई ने किया है, लिक्विडिटी बढ़ाई है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट काटा है, रेपो रेट काटा है, लेकिन इस समय जैसे मैंने बताया कि उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जब फैक्ट्री बंद है, जब उत्पादन बंद है, तो इंटरेस्ट रेट कट होने से कोई असर नहीं होगा। लिक्विडिटी उनको चाहिए नहीं, लिक्विडिटी आपने बढ़ा दी, पर बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ गई तो उन्होंने वापस आरबीआई में पैसा डाल दिया। तो सरकार को वहां से बोरो करना चाहिए, और उसको फिर महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में लगाना चाहिए, लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराने में, शहरों में काम शुरू करा देना चाहिए। पर ये लॉकडाउन के बाद ही हो पाएगा। अभी अगर हमने ये सब खोल दिया तो फिर लॉकडाउन को कोई मतलब नहीं होगा। तो अभी तो मेरे से मैंने कहा कि लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमको सबको जो जहाँ पे है वहां पे खाने पीने की चीजें और जो एसेंशियल्स है उनको मुहैया कराना चाहिए। और जब ये जो डिजीज कंट्रोल में आए, तो उसके बाद फिर रोजगार वगैरह हमें पैदा करने की बात सोचनी चाहिए। सर, सवाल बहुत सारे हैं। आपने बहुत अच्छे से एक एक बिंदु पर बात रखी। लोग खासतौर पर जिस सेक्टर से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसी के बारे में वो सवाल पूछना चाहते हैं। गरीबों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा, जो छोटे व्यापारी है उनका बार बार सवाल आ रहा है कि जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, क्या वो बच पाएंगे भविष्य में, उनके काम करने वाले और उनके जो मालिक है वो इस बारे में क्या फैसला करे जीवन के बारे में। तो बहुत सारे सवाल है। आपने बहुत अच्छे ढंग से एक एक बिंदु को समझाया, और मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि प्रोफेसर अरुण कुमार बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, ब्लैक इकोनॉमी पर इनका विशेष तौर पर काम है, लेकिन अभी एक आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। तो पिछले दिनों इनके कई एडिटोरियल्स, कई जगह पर इनके वक्तव्य आप देख और सुन सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके कमेंट बॉक्स में उन सारे आर्टिकल्स के और वक्तव्यों के लिंक आपके साथ शेयर करूं। मित्रों, ये सीरीज हमने शुरू की है, इसमें हम देश के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों से बात करेंगे, और इस लॉकडाउन का भारत के समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, व्यक्ति के मन, तमाम क्षेत्रों में क्या असर पड़ रहा है उस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो चैनल है ये आप ही के लिए शुरू किया गया है, इसका नाम तर्कश रखा है हमने। इसमें एक एक तीर है, ये ज्ञान के तीर है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, और कल इसी वक्त, आज हमने 8 बजे शुरू किया, कल हम 8:20 पर शुरू करेंगे। कल प्रोफेसर आनंद कुमार होंगे और लॉकडाउन के सामाजिक पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मशहूर समाजशास्त्री हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं तमाम श्रोताओं की तरफ से। सवाल लगातार सर आ रहे हैं, आपको भी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, साइड में मुझे बहुत सवाल दिख रहे हैं। लेकिन अगर संभव हुआ तो हम हफ्ते 10 दिन में एक बार फिर आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। और सैकड़ों लोग हमारे साथ हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव में शामिल होने के लिए। साथ ही मैं सभी श्रोताओं का, दर्शकों का धन्यवाद करता हूं जो इस मुहिम में जुड़े और हमारा उत्साहवर्धन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आप समय देने के लिए। धन्यवाद, सबका धन्यवाद।
ठीक है,